हालांकि चुनाव जीतने के लिए दिए जाने वाले जो नारे होते हैं वो पूर्णतया तिलस्मी होते हैं। उनके अक्षरशः यथार्थता में परिणत होने की संभावना अति न्यून होती है। मतलब वो कितने सही होंगे इस पर कुछ भी कह पाना बहुत कठिन होता है। ठीक ऐसा ही एक नारा दे डाला है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता को, और अमेरिकी जनता के मन में एक उत्साह, उमंग और एक आशा पैदा कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे राष्ट्रपति अमेरिका को फिर से एक महान देश बना पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं कि अमेरिका को क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जो कि 2005 यानी 2005 से लागू हुआ के द्वारा जितना CO2 एमिशन का अधिकार दिया गया था, अमेरिका का विनिर्माण क्षेत्र आज उससे 40% ज़्यादा CO2 एमिशन कर रहा है, यानी उससे 40% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है पहले से ही। हालांकि देखा जाए तो CO2 उत्सर्जन के मामले में अमेरिका तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में, लेकिन प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन के मामले में आज अमेरिका विश्व में नंबर 1 है। अन्यथा अगर आपके इस कृत्य से, इस निर्णय से विश्व में डॉलर के लिक्विडिटी में अगर कमी होती है तो विश्व के अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी और मुद्रा की स्वीकार्यता पर विचार जरूर करेंगे, जिसका संकेत 2017 में आपको ब्रिक्स मुद्रा के रूप में दिया जा चुका है। हालांकि इस पे कोई निर्णायक या ठोस कदम अभी नहीं उठाया गया, लेकिन ये बताया जा चुका है 2017 में कि एशिया के क्षेत्र में व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में ब्रिक्स पर विचार, ब्रिक्स मुद्रा का चयन किया जा सकता है। चाइना उत्साहित है कि उसके युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा मिल सके। यूरोपीय देश यूरो को चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा मिले। तो ऐसे में अगर एक बार डॉलर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का ठप्पा हटा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उसकी स्वीकार्यता समाप्त हुई तो अमेरिका की सारी दादागिरी वहीं झड़ जाएगी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में सफल हुए और इस पद की शपथ उन्होंने 20 जनवरी 2025 को ली। आज 5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है उनके राष्ट्रपति पद पर बैठने के साथ, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिससे अमेरिका के महान बनने के, फिर से महान बनने के संकेत प्राप्त हो सकें। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में निहित एक तथ्य यह भी है कि अगर आप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाह रहे हैं तो फिर से का मतलब यह हुआ कि अमेरिका पहले भी कभी महान था। पहले अमेरिका कब महान था इस पर हम एक वीडियो पर विचार कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि अमेरिका पहले कब महान था। हालांकि चुनाव जीतने के लिए दिए जाने वाले जो नारे होते हैं वो पूर्णतया तिलस्मी होते हैं। उनके अक्षरशः यथार्थता में परिणत होने की संभावना अति न्यून होती है। मतलब वो कितने सही होंगे इस पर कुछ भी कह पाना बहुत कठिन होता है। ठीक ऐसा ही एक नारा दे डाला है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता को, और अमेरिकी जनता के मन में एक उत्साह, उमंग और एक आशा पैदा कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे राष्ट्रपति अमेरिका को फिर से एक महान देश बना पाएंगे। अब नारा तो दे दिया तो महान बनाना पड़ेगा। अब महान बनाने के लिए कुछ महान कार्य करने पड़ेंगे। अब अमेरिका एक ऐसा देश ठहरा जो अपने
उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम प्रयोग कर विकास के चरम पर पहले ही पहुंच चुका है और उसके पास बहुत ज़्यादा संभावना नहीं बची है अपने नेचुरल रिसोर्सेज, अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर विकास के पथ पर आगे बढ़ने की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र का विकास कर हम अमेरिका को एक महान देश बनाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होता है तो अमेरिका में नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, पुराने इंडस्ट्रीज की क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अमेरिका की जो जनता की तंगहाली है वो दूर होगी, तंगी दूर होगी। ऐसा उनका मानना है और अमेरिका एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप ये बात भूल चुके हैं कि अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है। देखिए, एक पिछड़ा देश होता है, एक विकासशील होता है और एक विकसित राष्ट्र होता है। अर्थशास्त्र में हम इनकी अर्थव्यवस्थाओं को भी पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रूप से बांटते हैं। जो पिछड़े हुए देश होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक अर्थव्यवस्था कहलाती है, जो कृषि पर आधारित होती है। यानी वह देश पिछड़ा देश होगा जिसकी जीडीपी में अधिकांश योगदान प्राइमरी सेक्टर से यानी कृषि क्षेत्र से आएगा। ठीक उसके बाद विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को हम सेकेंडरी इकोनॉमी कहते हैं, जहां जीडीपी में मुख्य योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है, यानी विनिर्माण क्षेत्र से जीडीपी को अधिकाधिक लाभ प्राप्त होगा। और जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनकी इकोनॉमी टर्शियरी सेक्टर की होती है, टर्शियरी इकोनॉमी होती है। यानी इस देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का रहेगा। तो अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से चाहते हैं कि अमेरिका के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेकेंडरी इकोनॉमी का हो यानी विनिर्माण क्षेत्र का हो, जो कि एक विकासशील देश की विशेषता है, सेकेंडरी इकोनॉमी, तो अमेरिका के इकोनॉमी सिस्टम में एक ऐसा इंबैलेंस, एक ऐसा असंतुलन पैदा होगा जिससे या जिसको नियंत्रित करना फिर किसी के हाथ में नहीं होगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, तो आपको बता दिया जाए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, वो उसके आधार होते हैं उद्योग। और ऑलरेडी अमेरिका में इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है कि अमेरिका को क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जो कि 2005 यानी 2005 से लागू हुआ के द्वारा जितना CO2 एमिशन का अधिकार दिया गया था, अमेरिका का विनिर्माण क्षेत्र आज उससे 40% ज्यादा CO2 एमिशन कर रहा है, यानी उससे 40% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है पहले से ही। यानी अमेरिका को अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अधिकार खरीदने पड़े 40% अतिरिक्त। उसका भार भी उत्पादन पर पड़ा, वस्तुओं के मूल्य पर पड़ा, वस्तुओं के मूल्य पर पड़ा तो खरीदार की जेब पर पड़ा। अब देखिए, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो दरअसल विश्व का जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हम कहते हैं कि वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है,
उसको पूर्व के स्तर से, यानी जब वो स्थापित हुआ उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने पर प्रयास कर रहा है। ऐसे में क्या किया गया है कि सभी देशों को उनके जो उपस्थित उन देशों में प्राकृतिक संसाधन हैं, वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ का जो डेवलपमेंट रेशियो है, तमाम अलग अलग बिंदुओं को आधार बनाकर कार्बन एमिशन की अधिकारता प्रदान की गई है, CO2 उत्सर्जित करने की अधिकारता प्रदान की गई है। अब इसमें ऐसा है कि कोई देश अपने अधिकार से कम CO2 उत्सर्जित कर रहा है, कोई अपने अधिकार से ज़्यादा CO2 उत्सर्जित कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो CO2 उत्सर्जन के मामले में अमेरिका तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में, लेकिन प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन के मामले में आज अमेरिका विश्व में नंबर 1 है। तो ऐसे में अगर वो और अधिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करता है, विनिर्माण क्षेत्र पर और अधिक विकसित करने का प्रयास करता है इस क्षेत्र को, तो उसके द्वारा ऑलरेडी पहले से ही जो CO2 एमिशन राइट्स हैं उसका उल्लंघन वो कर चुका है, और जितने अधिकार उसे प्राप्त थे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इस वातावरण में छोड़ने के, उसे 40% ज्यादा ऑलरेडी वो छोड़ रहा है। तो ऐसे में तमाम तरीके के और प्रतिबंध अमेरिका पर आएंगे, उसे और ज्यादा CO2 एमिशन राइट्स खरीदने पड़ेंगे, जिसे हम कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। तो उसमें जो खर्च आएगा वो भी तो उत्पादन में जुड़ेगा, वस्तुओं पर जुड़ेगा, जिसका भार जनता की पैकेट पर पड़ेगा। तो ये रास्ता जो है अमेरिका को महान बनाने का, ये थोड़ा मुश्किल में पड़ता नजर आ रहा है। अब अमेरिका को और महान बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया। टैरिफ वॉर यानी दूसरे देशों से जो सामान अमेरिका आता है, मतलब अमेरिका जो आयात करता है दूसरे देशों से, उस पर टैक्स लगाने की। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका उन देशों की अपेक्षा बहुत कम टैक्स आयात पर लगा रहा है, उन देशों के सामान पर जो देश अमेरिका के सामान पर कई गुना ज़्यादा आयात लगाते हैं। यानी भारत जो अमेरिका से अगर कोई सामान भारत आता है तो भारत उस पर ज़्यादा टैक्स लेता है, और अमेरिका भारत से अमेरिका आने वाले वस्तुओं पर कम टैक्स लेता है। तो अमेरिका ने कहा हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी जो देश हमसे जितना आयात पे टैरिफ ले रहा है हम भी उससे उतना ही टैरिफ उस पर चार्ज करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि अमेरिका में जो आयातित माल है, आयात किया हुआ जो माल है वो महंगा होगा। जब महंगा होगा तो उस ओर खरीदारी के लिए लोगों का रुझान कम होगा, और ऐसे में देश में स्वदेशी सामानों के उत्पादन को एक अनुकूल आर्थिक वातावरण, अनुकूल बाजार मुहैया हो पाएगा, जिससे राष्ट्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, हमारे देश में रोजगार बढ़ेंगे, हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारी दर कम होगी, मनी की लिक्विडिटी ज्यादा होगी देश में, अमेरिका में समृद्धि खुशहाली आएगी और ज्यादा आएगी, ऐसा उन्होंने माना। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप जी, अगर आप अन्य देशों पर आयात पर जो टैरिफ है वो अगर बढ़ाते हैं, आप ऐसा टैरिफ वॉर खेलते हैं अन्य देशों के साथ, तो ऐसे में आपके देश में आयात हतोत्साहित होगा, कमजोर होगा। कमजोर होगा तो बाकी देश के सामान यदि आपके देश में प्रतिद्वंदता नहीं कर पाएंगे आपके देश के सामान से, तो वहां से निर्यात बंद हो जाएगा अमेरिका को या कम हो जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से जो देश अमेरिका से जितने डॉलर कमा रहा है उसमें कमी आएगी, यानी अन्य देशों का डॉलर रिजर्व घटेगा। जब अन्य देशों का डॉलर रिजर्व घटेगा तो इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हतोत्साहित होगा। तो आपको जो डॉलर के माध्यम से दो देशों के बीच होने वाले व्यापार से जो बट्टा मिलता है उसमें कमी आएगी।
तो आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने अगर इस व्यवस्था के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है तो ऐसा नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति मूर्ख थे और आप चालाक हैं। अमेरिका का इंटरनेशनल ये चीज दिखाता है, ये वस्तु स्थिति ये दिखाती है कि अमेरिका का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सैचुरेशन की स्थिति में है। आज तब जाकर के डॉलर एक स्थायी मुद्रा बन सकी है और पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्वीकार्य है। अन्यथा अगर आपके इस कृत्य से, इस निर्णय से विश्व में डॉलर के लिक्विडिटी में अगर कमी होती है तो विश्व के अन्य देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी और मुद्रा की स्वीकार्यता पर विचार जरूर करेंगे, जिसका संकेत 2017 में आपको ब्रिक्स मुद्रा के रूप में दिया जा चुका है। हालांकि इस पे कोई निर्णायक या ठोस कदम अभी नहीं उठाया गया, लेकिन यह बताया जा चुका है 2017 में कि एशिया के क्षेत्र में व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में ब्रिक्स पर विचार, ब्रिक्स मुद्रा का चयन किया जा सकता है। चाइना उत्साहित है कि उसके युआन को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा मिल सके। यूरोपीय देश यूरो को चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा मिले। तो ऐसे में अगर एक बार डॉलर से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का ठप्पा हटा या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उसकी स्वीकार्यता समाप्त हुई तो अमेरिका की सारी दादागिरी वहीं झड़ जाएगी श्रीमान। और आप जो कर रहे हैं उससे ये काफी हद तक संभव है कि अमेरिका ने जिस जुद्दोजहद के बाद आज इस समृद्धि को प्राप्त किया है, आज विश्व में जहां उसके डॉलर को एक सर्वमान्य मुद्रा का तमगा मिला है, आपके इन कृत्यों से वो सारा का सारा धाराशायी हो जाए। विश्व में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता तो पैदा होगी ही। तो अमेरिका को जैसा है वैसा रहने दें। और ज्यादा महान अमेरिका महान है, वो समृद्ध है, आर्थिक रूप से महान है। हाँ, विचारधाराओं की महानता, संस्कृति की महानता, सभ्यता की महानता भले अमेरिका में ना हो, लेकिन भौतिक रूप से अमेरिका एक समृद्ध और महान देश है। आपको इसकी स्थिति को और स्थायित्व देना चाहिए, ना कि इसे दोबारा से फिर महान बनाने के चक्कर में अमेरिका के लिए ही गड्ढा खोद दें। इससे पूरा विश्व अस्थिर हो जाएगा। तो अपने विचार, अपने कृत्य, अपने जो आपके प्रयास हैं अमेरिका को दोबारा से महान बनाने के, ये बहुत सोचने समझने के बाद ही इसे अप्लाई करें, ताकि विश्व को आपके किसी भी कृत्य का नुकसान न झेलना पड़े। बहरहाल डायलॉग 36 पर मैं अनुकूल द्विवेदी यहीं तक।